नमस्कार के न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। रुक करेंगे कुछ खास खबरों की ओर। बेमेतरा से खबर है जहां पर जिले में पिता की हत्या का शव को ठिकाने लगाने वाले कलयुगी बेटे को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी इंद्रेश साहू को हत्या और साक्ष्य छिपाने के मामले में दोषी पाते हुए फैसला दिया है। मामला ग्राम सांकरा का है जहां आरोपी इंद्रेश साहू पर अपने पिता मोतीलाल साहू की हत्या करने का आरोप था। पुलिस में आरोपी इंद्रेश ने अपने पिता मोतीलाल साहू का ग्राम साकरा में अपने घर में हत्या कर कर अपने भाई अपचारी बालक के साथ मिलकर के उसने उसके शव को जाकर के यहाँ सिवार घाट पछाल कार में जाकर फेंक दिया था। और इसमें विवेचक मयंक मिश्र द्वारा बहुत अच्छा विवेचना किया गया व साक्ष्यों का संकलन किया गया है। सीसीटीवी फुटेज जहाँ लाश मिला था मतलब आरोपी मृतक का, उस जगह का लोकेशन भी इनके द्वारा संकलन किया गया था और उसी आधार पर माननीय न्यायालय के द्वारा आज आरोपी इंद्रेश साहू को धारा 302 और 201 में उनको आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया गया। सरगुजा से खबर है। सड़क सुरक्षा को लेकर पुलिस ने सख्त अभियान शुरू कर दिया है। नाबालिगों के द्वारा वाहन चलाने, तेज रफ्तार और यातायात नियमों के उल्लंघन पर रोक लगाने के लिए बतौली पुलिस ने विशेष चेकिंग अभियान चलाया। पुलिस अधीक्षक राजेश अग्रवाल के निर्देश पर पूरे दिन चले इस अभियान में नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई। बतौली थाना प्रभारी विवेक सेंगर के नेतृत्व में मुख्य बाजार, शांतिपारा हायर सेकेंडरी स्कूल और कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल के आसपास पुलिस टीम ने जांच अभियान चलाया। स्कूल छुट्टी के समय तेज रफ्तार बाइक चलाने, स्टंटबाजी करने और हुल्लड़ करने वाले युवाओं पर विशेष नजर रखे गए। और अगली खबर है अंबिकापुर से जहां वासेपुर के कथित गैंगस्टर सब्बीर उर्फ साबर आलम, उसके बेटे कामरान और अन्य साथियों के खिलाफ अंबिकापुर कोतवाली पुलिस ने एक और मामला दर्ज किया है। आरोप है कि खरसिया नाका क्षेत्र के व्यवसायी अबू मोहम्मद पर पहले दर्ज मामलों को वापस लेने के दबाव बनाया गया और उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। शिकायतकर्ता अबू मोहम्मद ने पुलिस को बताया कि कामरान आलम, साबर आलम और जिसान आलम के साथ विवाद को लेकर उन्होंने पहले भी 2 एफआईआर दर्ज कराई थी। आरोप है कि 3 जनवरी, 4 जनवरी और 17 मार्च 2026 को आरोपियों ने अलग अलग स्थानों पर उन्हें धमकाया, गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दी। खबर है दुमका से जहां पर बासुकीनाथ राजकीय श्रावणी मेला महोत्सव 2026 का विधिवत शुभारंभ बाबा बासुकीनाथ धाम स्थित मयूराक्षी कला मंच पर दीप प्रज्वलित कर किया गया। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर आयोजित उद्घाटन समारोह के साथ ही पवित्र सावन महीने की शुरुआत हो गई, जो 28 अगस्त 2026 तक चलेगा। उद्घाटन कार्यक्रम में जलमुंडी विधायक देवेंद्र कुमार, राज्यसभा सांसद अभिकांत प्रसाद, आयुक्त संजय कुमार, उपायुक्त अभिजीत सिन्हा, एसडीओ कौशल कुमार, जिला परिषद उपाध्यक्ष सुधीर मंडल, स्थानीय पंडा समाज सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। हो रहा है कि पूरे महीने भर हमारा सूचना और जनसंपर्क विभाग इसी मंच पर अपनी संस्कृति आपकी कोशिशों के लिए, आपके प्रयासों के लिए और आपके संबोधन के लिए। साथियों कहते हैं देव भक्त, एक बार बाबा के दरबार में हम सब उपस्थित हैं, एक बार प्रेम
आइए जयकारा लगाते हैं। एक बार निवेदन। आज श्रावणी माँ के करना और जो इसके जरूरतमंद हैं, जिनको इस जानकारी की जरूरत है, उन तक पहुंचाना भी एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के अनुभव। ये विश्व प्रसिद्ध मेला इसलिए कहा गया है कि ये विश्व प्रसिद्ध मेला विश्व लेवल का ही मेला होना चाहिए, जो 105 किलोमीटर यात्री पैदल कंकड़ कांटा चुभते हुए चल के बाबा का दर्शन के लिए आते हैं। ये बहुत ही आस्था माने श्रद्धालु का आस्था की बात है। और इस पर क्या कहना है, इसलिए विश्व प्रसिद्ध मेला हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये सोच रखा कि कुंभ का उपयोग किया जा रहा है। एआई सिस्टम के माध्यम से जितने भी कैमरास हैं, लगभग हमारे पास 700 सीसीटीवी कैमरास एआई सिस्टम से जोड़ा गया है और सभी कैमरास से एक निरंतर निगरानी गूगल मैप्स की तरह एक सिस्टम बनाया गया है, जिसमें निरंतर के साथ हम लोग निगरानी कर सकें। ऐसा ही सिस्टम हम लोग का खोया पाया के लिए भी निर्धारित किया गया है कि खोया पाया में भी अगर किसी का आदमी कोई व्यक्ति फोटो दिखाते हैं, एक लिंक हमारे किसी भी आउटपोस्ट में 13 आउटपोस्ट जो हमारे बने हुए हैं, 30 बने हुए हैं, और अब सीधा आपको राज्यसभा लेकर चलते हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। You see, very recently, Jharkhand Public Service Commission, irregularities in combined shifts. Now the suggestion is to come to the current, yes. So 2026, current year, Punjab Pharmacy Officer Recruitment Scam. So this is latest. Please. And even more recent, Karnataka Veterinary Officers leakage. I will take care of you, please, Biden. Please. Nothing will go on record except the minister's speech. So I'm glad that I'm glad the enthusiastic response from the opposition is a testimony to the fact that you have acknowledged what I have said. And therefore, you would also acknowledge the justification behind bringing the 2024 bill and the amendment today. Broadly speaking, Chairman Sir, in this country we have 4 main recruitment agencies, namely the UPSC, the Staff Selection Commission, the Railway Recruitment Board, and the Institute of Banking Personnel. And for admission to higher educations, now you have National Testing Agency. And my next sentence is again going to excite some of the honorable members on the other side. The irony is that the first time the suggestion for setting up a national agency came way back in 1992, almost 33 years back. It was a Congress government at the center. A series of committees were formed. And in UPA 2 in 2010, again a very strong suggestion from one of the committees set up by them came to set up a national testing agency. I'm sure they will appreciate and be grateful and thank Prime Minister Modi that the unfinished task and unfinished agenda left by UPA is being completed and brought to conclusion by the NDA. And therefore, Please take your seat. And therefore, Agarwal ji, in an honest bid, Agarwal ji, please take your seat. Don't get in agitated. an honest bid to carry forward what could have been carried forward by the earlier governments, the Public Examination Bill 2024 was brought in January 24. It was enacted in February 24, implemented in June, and also notified in June 24.
The bill's main objectives at that time were to give greater transparency. Honorable member, please take your seat. Yes, that is precisely the reason you didn't bring the bill. Because You go back to your seat, please. the bill Pawan Kalal ji, you sought to please bring go back to your greater seat, transparency, greater credibility. And I'm not saying this. There is a strong opinion in this country that this agency was not brought in because there were certain vested interests involved, and which were not compatible with transparency. But here it was a noble thought to reassure the youth that their sincere and genuine efforts would not go unrewarded in the hands of a few vested interests, and to ensure that their future would not be jeopardized by self-seeking Jairam Ramesh, your governments party is of the having day. sufficient time. You can give notes to The your more- speakers and you the can more speak you also. oppose, Please wait. the You more please you take your admit seat. Pawan that you had a Pawan reason Kalal, you take of your not seat. bringing in national testing agency running commentary, for please. 33 years. Just as they took 70 years to erase out Article 370, which was their commitment, they took 33 years not to bring in national testing agency. And now that this is being brought, the clamor is not against the bill. The clamor is against that interest which is going to get compromised hereafter. You are the protectors of paper leak mafia. Yes. This will not go on record. The running commentaries will not very go on fact. record. Only the minister's speech will go on record. The government's intention is evident from the fact that You the can speak moment everything when you the recent leak was reported. When you are going to speak, when your turn is coming, why you are giving running commentary, please? Minister, please. Yes. No, I don't get disturbed. In fact, I feel complimented. That means it is touching the right chord. सही जगह पे निशाने पे तीर लग रहा है. मैं ये स्मरण कराने की कोशिश कर रहा हूं कि 33 साल तक जो ये काम ना कर सके वो आज अंजाम होने जा रहा है. लेकिन मुझे यकीन है इस देश में कुछ ऐसे भी कुछ बुद्धिजीवी थिंकर होंगे जो इसका भी आंकलन करेंगे कि 33 साल वो क्या कारण थे जिस कारण से ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी स्थापित ना की गई. वो कौन से वेस्टेड इंटरेस्ट थे, वो कौन से मैनेजमेंट कोटा थे कॉलेजों के. And as far as the recent case is concerned, immediately it was handed over to the CBI. It is being followed as per the Prevention of Unfair Means. And day 4 yesterday, the charge sheet was filed. And I'm glad to share that from yesterday, the trial has begun. As per this new law, the investigation will be complete in 2 months, followed by trial in 3 months, 5 mahine. We did not allow indefinitely running trials, which was happening in the earlier governments. अगर कहीं मजबूरी में कोई केस दायर करना भी पड़ता तो it was more of an exit route or face saving, with the firm belief that you will never come to the conclusion. मैं उसका भी बताऊंगा, but I'll speak elaborately during reply. What he is saying is, I thought Jairam ji is a very well-read person, but possibly he has not read the news report in full. Mukhia was never implicated in 2026 case. A, he was also not implicated in 2024 leak. While rounding up, मैं आपने पढ़ी नहीं खबर. While rounding up, since he was a known scamster in Bihar for paper leak, so when they were rounding up the suspects, he was also taken in. But per se in this case, he was not involved. And that is the report. I thought you read more than me, but today I am glad that I read more than Jairam ji. Anyway, so sir, without wasting time then, because we have to go in for discussion, a number of speakers, and finally we'll also have the concluding remarks. Just to spell out briefly in 5 minutes these important provisions that are being brought in, just the call of the fellow speakers as well.
In the earlier bill of 2024, we had the subsection 1 of section 10, where a person or persons involved were subject to 3 to 5 years of imprisonment and a fine up to 10 lakh. This has been increased to imprisonment of 5 to 10 years and a fine up to 50 lakh. As far as the service provider is concerned, now if Jairam ji has not read that, I will read out. What is the definition of service provider? नहीं क्योंकि आप ही बार बार टोक रहे हैं और कह रहे हैं आपको ज्यादा. Service provider means any agency, any organization, any body, any association of persons, any business entity, any company, any partnership or single proprietorship, any sub-associates, any subcontractors, any provider of support of any computer resource or any material by whatever name it may be called, which is engaged by the Public Examination Authority for the conduct of public examination. So this was a definition given in 24 itself, but just to recall. Now, in 24, the penalty laid down was fine up to ₹1 crore and barring them from conducting an exam for 4 years. This fine is now being increased to 5 years, and the concerned would not be allowed to conduct an exam instead of 4 years for as long as 8 years. Subsection 3 of section 10, director or senior management in connivance. Imprisonment earlier was 3 to 10 years in 24, now it is being increased to 5 to 10 years. Fine was up to 1 crore, it is now being increased to 5 crore. And organized crime, the mafias, which sometimes prompt us to oppose the bill. Mafia is a larger nexus. It could involve persons from the business community, persons from the crime world, and persons from public life also sometimes, unfortunately. And the echo buzzes all around. And for this organized crime committers, the imprisonment earlier was 5 to 10 years. It is being increased to 7 to 10 years. And fine was earlier not less than 1 crore. It is now being increased to 10 crore. And most importantly, there is a provision of special fast-track court, so that the powers that be do not find an exit in filing a case, sleeping over it, and allowing the same malaise to continue as was happening before 2014. The special task force, this is a new provision involved, and therefore, in the Act, we are adding section 12A, a new section. The investigation could be conducted by a police officer, could be conducted by a central agency, if the government chooses to refer, as has been done in the current case, and also by a special task force, namely the STF. And the investigation will have to be completed within a period of 2 months, followed by trial within a period of 3 months, so that the special fast-track court will be able to exclusively deal with this. The special prosecutors will be nominated or appointed in consultation with the concerned High Court, and on justifiable grounds alone, the appeal provision is laid down, not in normal cases, that too to the double bench of the High Court. And beyond 30 days, unless the High Court is satisfied, it would not be possible to file an appeal, and in no case beyond 90 days. Now, may I also add over here that in the course of these few days when the bill was in process, it was being put up in Lok Sabha, it was being taken up in the discussion, the action has simultaneously started. We requested the Ministry of Law, and I'm glad the Department of Justice has already set up 6 special fast-track courts in this country. More are in the making. One of them is Delhi, where the trial has started yesterday in the current case. The other one is Mumbai, then in Calcutta or Kolkata, 4th or Madhya Pradesh, Bihar, Uttarakhand, and more are incoming. And as you all know, Prime Minister made this announcement and also said this in a video. हर जगह होगा, हर जगह होगा. ये तो अभी हमने तुरंत ये इसलिए किया कि दिल्ली का केस था तो इस 6 जगह हो गया. A task force has been appointed
with Nandan Nilekani, the co-founder of Infosys, S. Somanath, former chairman ISRO, Tapan Dekka, ex-DIP, Dr. V. Kamakoti, Director IIT Madras, Chennai, Anita Karwal, former Secretary Education, and Amrita Lal, Meena, logistics expert. And repeatedly it was said that immediately for going into the vision provisions of the National Testing Agency, I don't know how this misconception has been sought to be created, that the Radhakrishnan Committee, which was set up in 2024, the recommendations have not been implemented. I would like to share with this August House that out of the 46 key recommendations, 35 already stand implemented, that is more than 76%. And therefore, the government is in right earnest with all the sincerity at its command, bringing in this amendment, and I'm sure no member will have any reason to object to this, and if you have an objection, I'm afraid the countrymen will be having objections for you. Now the motion is moved. Honorable members, I draw your kind attention to the rules 235 and 238 of the rules of procedures. Honorable members are requested to adhere to the said rules while being present in the chamber or during their speeches. Further, those portions of the speeches made in contravention of the rules shall not be form the part of the records. And I request all the members on both sides, there are elegant, very good and efficient speakers. Let them speak. Please don't make a running commentary. If your prime speaker is missing any point, you can make a note and send it to him, and so that we will have a very fruitful discussion. That is my humble request to all of you. Now, one point, sir. Yes. Sir, the leader of the House and the leader of the opposition are institutional positions. Right. Time is allocated to them in terms of the positions they occupy. So I request that the leader of the opposition be given special time and not be factored in as part of the time for the Indian National Congress. Okay, no, please. Let him speak. Let him speak. If he really requires extra time, we will consider it. Okay. It is an established system that whether it's the leader of the House or leader of the opposition, when they speak on behalf of the party, the time is allocated, it is counted in the time allotted to the party. However, looking at the position, being the leader of the House and leader of opposition, they always enjoy some privileges, and I have seen the Honorable Chair has always given that courtesy. But what I want to say is opposition leader represents entire opposition party, and leader of the House represents entire House. And that part we will always ensure from our side. And only when there is some kind of remarks which is objectionable, then only our members rise and object. Otherwise, leader of opposition is always given due respect. I now call upon the members whose names have been received for participation in the discussion. Leader of the opposition, Shriman Mallikarjun Kharge. Please take your seat. Please take your seat. Nothing will go on record except Khargeji's speech. Don't get agitated. Let us hear the points of the speakers. Please listen. धन्यवाद सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया और आपने सविस्तर से सुनने का भी बात यहाँ पर रखी, इसीलिए मैं अपने बात को ठीक ढंग से रखूँगा
और मैं यही चाहता हूं कि सरकार के लोग ठीक से सुने और इसका उत्तर वो ठीक से दे, यही मेरी अपेक्षा है। और आप मुझे डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे, ये मेरी आशा है। सर, मैं शुरू करता हूं पेपर चुराने वाले बचते रहे, पेपर चुराने वाले बचते रहे, मेहनत करने वाले पीटते रहे। ये कैसा न्याय, ये कैसी रीत, गुनाहगार हंसते रहे, मासूम सिसकते रहे। यानी मासूम लोग आज मासूम, तो ठीक है, आपका हिंदी बहुत अच्छा होगा, आपका हिंदुस्तानी भी अच्छा होगा, मेरा भी थोड़ा हिंदुस्तानी सुनिए। सर, मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि पेपर लीक होने से कितने मासूम लोगों का नुकसान हुआ और कितने लोग पीटे गए, कितने माँ बाप परेशान हैं, कितने औरतें बच्चे परेशान हैं। इसको जाहिर करने के लिए ये बात मैंने आपके सामने रखी। सभापति जी, आप अभी पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट बिल 2026 में जो जहाँ चर्चा के लिए आई है, उसमें सिर्फ आंकड़े बदले हैं। मेरे पास पूरा ये है बिल, तो उन्होंने पढ़ा, वो बिल मेरे पास भी है। इसमें सिर्फ आंकड़े बदलते गए, उससे कुछ होने वाला नहीं है। ज्यादा जुर्माना, कड़ी सजा, स्पेशल टास्क फोर्स, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जैसे प्रावधान आपने इसमें रखा है, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। फर्क इससे पड़ेगा आप किस ढंग से इस एग्जामिनेशन को लेके चलेंगे और विदाउट पेपर लीक आप कैसा बनाएंगे, वो उस पे ऊपर निर्भर करता है। नहीं कि इसको हमने बढ़ाया 1 करोड़ से 10 करोड़ किया या 2 महीने से 6 महीने किया, इससे सुधारने वाला नहीं है। तो इसलिए मेरा कहना ये है कि ये तो नई बात तो नहीं है, लेकिन ये जो मजबूत कानून लाने के लिए हमने 2024 में ही इसकी मांग रखी थी, लेकिन तब आपने हमारी इस बात को नहीं माना और उधर से अभी अपने भाषण में कहा कि आप लोगों ने नहीं माना। लेकिन इस मजबूत कानून को ठीक करने के लिए हम बार बार आपके सामने कहते रहे, लेकिन आप किए नहीं। लेकिन 2 साल के बाद आप जो काम कर रहे हैं उसे 2024 में ही क्यों नहीं किया? तो अब कर रहे हैं 2024 में, यानी 2 साल पहले आप क्यों नहीं किए? क्योंकि तब आपको राजनीति करनी थी, लोकसभा चुनाव सामने थे। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में लगातार पेपर लीक और युवाओं के भविष्य का मुद्दा उठा रहे थे। आप ये करते तो क्रेडिट नहीं मिलता था उस वक्त, इसीलिए आप उसको छोड़ दिए। तो उस समय परीक्षा व्यवस्था को सुधारने की बजाय आप जल्दबाजी में ऐसा कानून लाए, जिसे 2 साल में ही आपको संशोधित करना पड़ रहा है। सभापति जी, इस अमेंडमेंट बिल का हम स्वागत करते हैं, लेकिन ये अभी भी
अधूरा है। ये पेपर लीक होने के बाद भी इसकी कार्रवाई को मजबूत करना ये जरूरी है। पेपर लीक होने से रोकने की मजबूत व्यवस्था इसमें नहीं है। सिर्फ आपने आंकड़े बदले, लेकिन आपका इंटेंशन आपने इसमें नहीं बताया, इसको कैसा रोकना। इसीलिए मैं ये कहूंगा कि ये सब जो माहौल आज चल रहा है, इस माहौल को ठंडा करने के लिए और जो आज हमारे विद्यार्थी युवा जो सड़क पे आए हैं, उनको ठंडा करने के लिए ये बिल लाया गया है। ये है सो समस्या को सुलझाने के लिए नहीं। सभापति जी, पिछले 2 महीने की घटनाओं ने देश को झकझोर दिया है। देश भर के छात्रों और नौजवानों ने परीक्षा व्यवस्था की नाकामियों के खिलाफ आवाज उठाई। विपक्ष ने उनकी आवाज सड़क से लेकर संसद तक उठाई। बढ़ते जनदबाव के आगे सरकार को घुटने टेकने पड़े। मैं देश के छात्रों, नौजवानों को मुबारकबाद देता हूं। उनका संघर्ष रंग लाया और सरकार को झुकना पड़ा और प्रधानमंत्री को, प्रधान को हटाना पड़ा। और इसीलिए ये युवाओं की ताकत है। और जब युवाओं की ताकत देखने के बाद हमारे सरकार को भी ये मालूम हुआ, अरे इससे ज्यादा अगर हम कुछ खींचतान करेंगे तो धागा टूट जाएगा और हमारी कुर्सी चले जाएगी। इसीलिए डर के आखिरी में उन्होंने युवाओं का जो डिमांड था उसको माना, लेकिन उसमें यह है, उसके पीछे है कि उनकी कुर्सी बचाने के लिए भी ये काम उन्होंने की, ना कि विद्यार्थियों के समस्याओं को समझाने के लिए, सुलझाने के लिए नहीं की। कुर्सी कैसा बचाना, और इतना एजिटेशन हो रहे हैं सब कुछ। और हमारे जितेंद्र सिंह साहब भी इसको सुलझाने के लिए सड़क पर आना पड़ा। उनको भी कहना पड़ा कि नहीं नहीं ये अच्छा नहीं, वो ये, क्योंकि उनको बैठे कमेंट्री कर रहे हैं। मेरे पास भी झुक के एक दिन आएंगे, वो वक्त भी होगा। तो सर, प्रधानमंत्री जी, गिरिराज जी प्लीज, गिरिराज जी प्लीज। सर, तो वो समझाने की भी कोशिश करे, आए सब बोले, लेकिन डर इसका था उनको, वो जो सत्याग्रह या वो जो एजिटेशन था राहुल जी ने उस दिन किया, वो एकदम डर गए और डर के बोले कि ये ठीक, इसको आगे बढ़ाना ठीक नहीं है। तब उन्होंने ये तय किया कि प्रधान को हटाया जाए, शिक्षा मंत्री को हटाया। तब ये एक उनका अंदरूनी विचार है, और आप किसी से भी पूछिए, वो दिल में उनके है लेकिन बाहर नहीं बोलते, क्योंकि मोदी जी अपने कुर्सी के लिए ये सब कुछ किए। ये कदम तभी उठाया जब छात्र पेपर लीक, परीक्षा की गड़बड़ियों और संस्थागत नाकामियों की बात कर रहे थे। तब सरकार ने उनकी बात सुनने की बजाय उनको अराजक कहा और हर सवाल को राजनीति से जुड़ा बताकर खारिज कर दिया था। तो ये मैं क्यों कह रहा हूं साहब, जब विद्यार्थी पहले ये पूछे, महीनों से वो लोग वहां सड़कों पे बैठे और महीनों से एजिटेशन कर रहे थे, अपनी बात रख रहे थे, उस वक्त आप क्यों नहीं पूछे? उस वक्त उनके पास क्यों नहीं गए?
उनके पास क्यों आप निगोशिएट नहीं करें? बाद में बुला के नड्डा साहब अपने चेंबर में बुला के समझाने के बजाय जिस दिन वो वहां बैठे थे उसके 2 दिन बाद या 3 दिन बाद अगर आप जाते तो ये समस्या नहीं होती, इतने लोग लाठी नहीं खाते थे, इतने लोग बर्बाद नहीं होते थे, इतने लोग बारिश में नहीं रहते थे। तो ये आपकी वजह से, आपके सरकार की वजह से ये सब भुगतना पड़ा। उसके कारण बीजेपी सरकार है, मोदी जी है, सबसे बड़े हमारे होम मिनिस्टर है अमित शाह साहब, जो दिख रहे ही नहीं। मैं देख रहा हूं, नहीं तो बाकी के छोटे छोटे इश्यू में आके बार बार अपनी बात रखते हैं, हर तरफ घूमते हैं। तो किस तरफ क्यों नहीं घूम रहे मुझे मालूम नहीं। डरे हुए, हाँ? डरे हुए। तो ये प्रधानमंत्री भी मुंह नहीं खोल रहे और हमारे होम मिनिस्टर भी नहीं हो रहे, क्योंकि यहां पर दिल्ली में ही इतनी गड़बड़ हो रही है और आप होम मिनिस्टर हो, लॉ एंड ऑर्डर देखते हो, इतना होने के बावजूद भी, गड़बड़ी होने के बाद आपका मुंह भी नहीं खुल रहा। क्या कोई स्टिच कर दिया क्या? मुंह को बंद कर दिया? बोलना चाहिए था खुलकर। देश का नुकसान होने के बजाय देश के भलाई के लिए आपको बोलना पड़ता है, मुंह खोलना पड़ता है, कभी इंसल्ट भी सहन करना पड़ता है। आप करना पड़ता नहीं, मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं बोलूंगा। अगर आप ऐसा बोलेंगे तो जो सबक स्टूडेंट्स ने तुमको सिखाया है उससे डबल सारे विद्यार्थी और यूथ मिलके एक दिन फिर आपको वो सबक सिखाएंगे। सर, 20 जुलाई 2026 को हजारों छात्र शांतिपूर्वक संसद की ओर मार्च कर रहे थे। वे संवाद चाहते थे, लेकिन उन्हें मिला लाठीचार्ज, आंसू गैस, वाटर कैनन्स, पैलेट गन, करंट वाले बैरिकेड, मेट्रो लाठी में कीले रखकर और रेलवे स्टेशन भी बंद करे और मेट्रोस बंद करे और इंटरनेट बंद करे। ये सब ठप हो गया। ये सब आपने किया और इससे विद्यार्थी उचक, नागरिक भी बहुत इसमें गुस्से में रहे। तो इसीलिए उनको ये एजिटेशन करना पड़ा, लेकिन आप संभाल नहीं सके, शांति से उनसे बात नहीं कर सके। 100 से अधिक छात्र इस एजिटेशन में जो थे वो घायल हो गए और आईसीयू में, वेंटिलेटर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में पड़े बहुत से, और कई बच्चों को आंखों में वो पैलेट के छर्रे लगे, आंख पे लगे, पीछे लगे। आप सब देखे हैं, सब टीवी में आप बहुत देखते रहते हैं, आप देखे हैं। लेकिन ये देखकर हमको तो शर्म आई, उनको शर्म आया कि नहीं मुझे मालूम नहीं। जो मुझे शर्म आया, अरे मेरे विद्यार्थी जो गांव से आए, स्टेट से आए, उन बच्चों को पैलेट्स का यूज करके उनको मार रहे हैं और हॉस्पिटल में गिरे हैं। किसका आंख गया, किसका कान गया, किसका हाथ गया, किसका पैर टूटा। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार आप है, होम मिनिस्टर है। आप बंद कमरे में रह के आप सुन रहे होंगे मेरी बात, लेकिन आप बंद कमरे में रह के बहुत दिन छुप नहीं सकते। एक दिन हम बाहर खींच के लाएंगे और जनता के सामने हम दिखाएंगे इनके दिलों में क्या है।
Now I call upon the leader of the house. All of you take your seat. All of you take your seat. All of you take your seat. Now I call upon the leader of the house. सभापति जी, एक मिनट, सभापति जी, एक मिनट. When he speaks, no. सभापति जी, I call. When he is speaking, if he wants, I will call him. When the leader of the house is speaking, if the leader of the opposition wants to intervene, I will call the leader of the opposition. सभापति जी, Please give. Yes. सभापति जी, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को हम शांति से सुन रहे हैं और प्रजातंत्र में शांति से सुनना ये हमारी जिम्मेवारी है सरकार की। लेकिन मेरा निवेदन है लीडर ऑफ ऑपोजिशन से कि वह तर्क के साथ भावावेश में ना आए और भावावेश में ऐसे शब्दों का प्रयोग न करें जो असंसदीय है। अभी जो उन्होंने एक वाक्य यूज किया वह असंसदीय है, उसे कार्रवाई से निकालना चाहिए और आगे भी भावनाओं में न आए। वो मैं नहीं बोल सकता, मैं नहीं बोल सकता। Unparliamentary is there, any unparliamentary by either side, that will be expunged. No, don't insist on it. Please try to be within the framework so that the smooth, wonderful debate should take place. सर, मैं कभी अनपार्लियामेंट्री वर्ड इस्तेमाल नहीं किया। मैंने यही कहा, हम बोले तो जनशक्ति, जनन, लोग, विद्यार्थी, महिला, ये लोग। मैं नहीं ऐसा जाके मैं खींच लेके आता हूँ नड्डा साहब को, होम मिनिस्टर को, ये नहीं बोला। मेरा कहना ये है कि ये जनशक्ति आपको खींच के लाएगी। कम से कम आके सदन में बैठो, बोलो, सुनो, रिप्लाई दो। अब हमेशा हर चीज का हमारे पास हमदर्द बोल के कोई औषध था, तेज नहीं, जिंदा तिलिस्मात, हर बीमारी को जिंदा तिलिस्मात, फीवर आने दो जिंदा तिलिस्मात, और कोई को बुखार आ गया वो जिंदा तिलिस्मात, अच्छा खांसी आ गई जिंदा तिलिस्मात, उसका नाम ही जिंदा तिलिस्मात। हर कौन सी बीमारी आने दो, लोग हैदराबाद में वो जिंदा तिलिस्मात ही देते थे साहब। तो वैसा इनके पास कोई नहीं, हमेशा जो अपने पोर्टफोलियो के विषय रहते हैं, ठीक है, एक आधा बार हमारे स्टेट मिनिस्टर्स उनके तरफ से बोलेंगे, कोई बहुत ही अर्जेंट काम है, ठीक है वो बोलेंगे, लेकिन हमेशा सारी बात नड्डा साहब को लगा देते हैं। वो नड्डा साहब हर चीज का वो निभाते हैं। और उसके बाद अब जितेंद्र सिंह आए, हर चीज को उनको आगे करते हैं। और ये सब क्या है, ये सब जिंदा तिलिस्मात का काम कर रहे हैं। छोड़ो सर, 20 जुलाई की घटना के तुरंत बाद सरकार को देश के सामने पूरी सच्चाई रखनी चाहिए थी, लेकिन हैरानी है कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी आज तक मैंने कहा पीएम या एचएम अपनी बात नहीं रखे, इसके बारे में रिग्रेट भी नहीं करे। रात के 12 बजे, रात के 10 बजे इंस्टाग्राम उसमें ऐसा लेके बात कर रहे हैं, और क्योंकि उनको नींद नहीं आ रही थी, बहुत परेशान थे। अरे आपको तो मन की बात बोलने की आदत है, आपको तो हर बात में इंटरफियर करने की आदत है, आपको तो पिछले सरकार को 100 बार गालियां देने की आदत है। कम से कम बच्चों को एड्रेस करने के लिए आपको समय नहीं मिला, रात के 12 बजे मिला। और दूसरे बात, धन्यवाद, वो भी रात के 12 बजे। थैंक यू।
थैंक यू फ्रेंड्स। ये नए नए शब्द उन्होंने प्रयोग किए, नहीं तो हमेशा हिंदी में बोलते थे, हिंदी में बोलते थे। सर, आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का